जाइए, फ्रेश टॉपिक, हेडिंग बताओ क्या लिखा है। फास्ट ट्रैक टर्म से समझ में तो आ रहा है। फास्ट ट्रैक मतलब क्या, फटाफट, जल्दी जल्दी। लेकिन फास्ट ट्रैक किसका, रेगुलेशन नंबर भी देखो 155 लिखा है, ठीक है। लिख लो बाजू में, ओनली फॉर एफपीओ, नॉट इन आईपीओ। अब समझो ये क्या बोलना चाह रहा है जो मैं आपसे लिखवा रही हूँ। मैं, मेरी कंपनी आईपीओ लेकर आने का सोच रही है, तो इन्होंने कहा कि बहुत लंबी प्रोसेस है, रेगुलेशन नंबर 5 देखना पड़ेगा, 6 देखना पड़ेगा, 7 8, लंबी चौड़ी प्रोसेस है, ठीक है। फास्ट ट्रैक मतलब क्या, लॉन्ग प्रोसेस से छुटकारा, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये फास्ट ट्रैक वाला ऑप्शन किस में मिलेगा, बस एफपीओ में। आईपीओ की प्रोसेस सबके लिए जो लॉन्ग है, सबको उससे गुजरना पड़ेगा। आईपीओ लेकर आती है एक मेरी कंपनी और एक आप लोग की कंपनी, ठीक है। मैं आईपीओ लेकर आ गई, लॉन्ग प्रोसेस, आप आईपीओ लेकर आए, लॉन्ग प्रोसेस, दोनों की लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन मेरी जो कंपनी है अब आने वाले सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो मेरी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अगर ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है तो फिर से जब मैं एफपीओ लेकर आऊंगी तब लंबी चौड़ी प्रोसेस मुझे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लोगों का भरोसा इसमें अच्छा खासा दिख रहा है। तो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, ये कैसे पता चलेगा, ये नीचे दी जो कंडीशंस है अगर ये सब फुलफिल होती है, दैट मींस आपकी कंपनी अच्छी है। तो एक अच्छी कंपनी को बोला है आपके पास फास्ट ट्रैक रूट है कि आप जल्दी जल्दी अपना एफपीओ लेकर आ सकते हैं। आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो आपको आईपीओ में जितना समय लगा था एफपीओ लाते वक्त भी आपको उतना ही समय लगेगा। ये समय बच कैसे रहा है, ये कौन सा प्रोसेस है, याद करो। जब हम आईपीओ लेके आते तो सबसे पहले, हेलो हेलो हेलो, चलो वापस, हाँ वापस बता रही हूँ, ठीक। तो फास्ट ट्रैक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो फास्ट ट्रैक कब फास्ट ट्रैक हो जाएगा, जब उसकी प्रोसेस हम क्या कर देंगे, छोटी कर देंगे, ठीक है। कब ये छोटी कर देंगे, उन्होंने बोला सेबी के पास जाने की जरूरत नहीं है अपना ऑफर डॉक्यूमेंट लेने की और ना ही सेबी से ऑब्जर्वेशन लेने की। लेकिन हाँ, फास्ट ट्रैक बस किसको मिलता है, एफपीओ को मिलता है, आईपीओ को नहीं मिलता है, ठीक है। उसकी कुछ कंडीशन है। एफपीओ जब आप लेकर आ रहे हो तो कंडीशन नंबर 1, आपकी कंपनी कम से कम 3 साल पुरानी लिस्टिंग उसकी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, सेकंड पॉइंट क्या, प्रमोटर ग्रुप के सारे जो शेयर्स है किस फॉर्म में होने चाहिए, डीमर्टलाइजेशन फॉर्म में, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे तीन चीजें जिन्हें हाईलाइट करना है, तीन चीजें जिन्हें हाईलाइट करना है, ठीक है। पहला क्या लिखा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। नेक्स्ट क्या लिखा है, ट्रेडिंग टर्नओवर। नेक्स्ट क्या लिखा है, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग टर्नओवर। अब इसका मीनिंग आपकी बुक ने समझाया बिल्कुल भी नहीं है। इसका मीनिंग फटाफट फटाफट फोटो ले लीजिए और स्टिकी नोट्स अपने मॉड्यूल के बाजू में चिपका लेंगे, ठीक है। चलो, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है इसको सबसे पहले समझेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, इससे पहले भी ये टर्म आपने सुना है। सिंपल मीनिंग, मार्केट में कैपिटल आपकी क्या है, तो आपकी कंपनी के कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, आपकी कंपनी के कितने नंबर ऑफ शेयर्स है और मार्केट में क्या प्राइस है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेरी कंपनी के 1000 शेयर्स है और मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है, एक शेयर की वैल्यू 1 लाख है, ठीक है। तो उनको मल्टीप्लाई करके मार्केट कैपिटलाइजेशन निकलता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मीनिंग समझ में आया। अब मीनिंग इसका समझ में आ गया ना, तो बाजू में पहले जो वो पॉइंट है उसे हम समझेंगे रीड करके, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का ये अभी पहले मीनिंग लिखो, ठीक। चलो आओ समझते। आपकी कंपनी का रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, ये कंडीशन है। 3 साल पुरानी लिस्टिंग होनी चाहिए, दूसरा डीमर्टलाइजेशन फॉर्म में होना चाहिए प्रमोटर ग्रुप के सारे शेयर्स, तीसरा एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द पब्लिक होल्डिंग ऑफ द इशर एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 1000 करोड़ इन केस ऑफ पब्लिक। मतलब किसकी बात हो रही है, आपकी कंपनी का जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है, मार्केट में जो जनता के पास आपके शेयर्स है, उसका एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन कम से कम 1000 करोड़ होगा, तब आप फास्ट ट्रैक रूट से होगे। भैया तुम सेबी को नहीं दिखाओगे अपना ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, उनसे चेक नहीं कराओगे, उनसे ऑब्जर्वेशन नहीं लोगे, तो क्या छोटी मोटी कंपनी होगी क्या, बिल्कुल भी नहीं। बड़ी कंपनी होनी चाहिए, आपका एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन मिनिमम 1000 करोड़ होना चाहिए, एवरेजिंग देखी जाएगी, ठीक है। डन, ठीक है, 3 पॉइंट हो गए, हाँ ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी बहुत सारी कंडीशन है, अभी 3 कंडीशन भी है अभी, है ना। चलो, तीसरी कंडीशन समझ में आ गई। चौथी कंडीशन क्या लिखा है, ट्रेडिंग टर्नओवर। थोड़ा समझो, ट्रेडिंग टर्नओवर क्या होता है, जो आपका ट्रेड हो रहा है खरीदना बेचना उसका टर्नओवर। एनुअलाइज मतलब क्या होगा, 1 साल का देख रहे, साल भर का देख रहे।
एनुअलाइज ट्रेडिंग टर्नओवर ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द इश्यूअर ड्यूरिंग द कब 6 कैलेंडर मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ द रेफरेंस डेट। ये बार बार आपको एक रेफरेंस डेट की बात करें, रेफरेंस डेट जब भी आप आईपीओ लेके आ रहे हैं, अभी ये मान के चलो ठीक है, जो भी आपकी रेफरेंस डेट है जब भी आप आईपीओ लेकर आ रहे हैं वहां से कितने महीने पहले, 6 महीने पहले, 6 महीने पहले आपका एनुअलाइज ट्रेडिंग टर्नओवर। ट्रेडिंग टर्नओवर का मीनिंग, ट्रेडिंग टर्नओवर का मतलब होता है कि डोमेस्टिक शेयर्स कितने ट्रेड हो रहे हैं आपकी इंडिया में, ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, मार्केट कैपिटलाइजेशन से। ये कैलकुलेशन कभी भी आती नहीं है, बस मैं अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ, लेकिन सिंपल मीनिंग भी आप समझो कि ट्रेडिंग टर्नओवर आपका है ना, मार्केट में जो आपका खरीदना बेचना है, कैलकुलेट होता है तो ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन आपको कैलकुलेशन कभी दिया नहीं जाता, ठीक। तो आपका ट्रेडिंग टर्नओवर पिछले 6 महीने का, पिछले 6 महीने का एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 2% of the weighted average number of equity share of the listing during the such 6 months period। सिंपल भाषा में पिछले 6 महीने में आपका जो एनुअल ट्रेडिंग टर्नओवर है वो कम से कम क्या होना चाहिए, 2% होना चाहिए। However, if the public holding is less than 15% of the issued equity capital, अगर आपकी पब्लिक होल्डिंग कितनी है, कम है, कितनी कम है, 15%, ठीक है, लेस देन 15% ऑफ द इश्यूड इक्विटी कैपिटल, तो भी 2% ही होना चाहिए पिछले 6 महीने में। लेकिन जो ये 2% की कैलकुलेशन है वो कैलकुलेट की जाएगी किसमें, फ्री फ्लोटेड। मैंने आपको फ्री फ्लोटेड का मीनिंग बताया था स्टार्टिंग के 1 और 2 चैप्टर में, अगर आपको याद हो। फ्रीली फ्लोटेड मतलब क्या, फ्लोट इन अ मार्केट अदर देन द लॉक इन। हम उन शेयर्स की बात कर रहे हैं जो मार्केट में फ्रीली फ्लोट हो रहे हैं, फ्रीली खरीदे बेचे जा रहे हैं। उन शेयर्स की बात नहीं हो रही है जो लॉक इन में है, उन शेयर्स की बात नहीं हो रही है जो प्लेज में है, गिरवी रखे हुए हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है, फ्रीली फ्लोटेड। तो अगर सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बोलूं तो सिंपल भाषा में ये है, ड्यूरिंग द लास्ट 6 कैलेंडर बिफोर द रेफरेंस डेट, annual trading turnover must be at least 2%, 2% of the weighted average number of the equity share listed during the 6 months। अब दिक्कत ये है कि दीदी ये weighted average number of equity shares क्या होता है, अब थोड़ा बहुत बचपन याद दिलाती हूँ, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे, है ना, एक नॉर्मल मीन पढ़ते थे और एक वेटेड मीन पढ़ते थे। वेटेड मीन में क्या देखते थे, क्वांटिटी देखते थे, है ना, गुड। उसमें आप क्या देखते थे कि भैया चीनी खरीदी है ना, चीनी खरीदी है फॉर एग्जांपल 20 रुपए, है ना, ज्यादा ज्ञान दे रही हूँ, इतना पूछा नहीं जाता। चीनी खरीदी है 20 रुपए की, लेकिन भाई घर पे यूज कितनी होती है महीने भर में, मैंने कहा कि चलो 5 केजी यूज होती है। लेकिन अगर मैं गेहूं की बात करूं, मान लो गेहूं भी 20 रुपए का, मान लो, है ना, सस्ते गेहूं की बात कर रही हूँ, लेकिन घर पे कितना यूज हो रहा है, दोनों की प्राइस तो भैया सेम है, लेकिन थोड़ा वेट देखो, वेट किसका ज्यादा है ना, गेहूं का, तो गेहूं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर बस ये कह रहे कि हम जब एवरेजिंग करेंगे ना तो हम नॉर्मल एवरेज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, वेटेड एवरेज, ठीक है। आप जानते हो मार्केट में जो शेयर्स की वैल्यू होती है वो बदलती रहती है, आज 10 रुपए है, कल को 50 रुपए है, लेकिन 10 रुपए में खरीदा करोड़ों लोगों ने, है ना, और 50 रुपए में खरीदा भैया 1 लाख लोगों ने, तो ज्यादा वेटिंग किसकी आ रही है, करोड़ों की। तो इन्होंने कहा कि भाई हम जब आपका ट्रेडिंग टर्नओवर देखेंगे ना तो हम वेट को इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये बोला 2% वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर लिस्टिंग ड्यूरिंग दोस 6 मंथ्स। क्लियर है, वेट को कैसे देना ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे वेट की कैलकुलेशन है जस्ट बिकॉज कंसेप्ट के कारण मैंने आपको ये बताया, ठीक है। इफ द पब्लिक होल्डिंग कितना है, 15% से कम है, तो भी 2% होगा, लेकिन 2% कैसे कैलकुलेट करें, वो वेटेड वेटेड नहीं कर रहे, ठीक है। इन्होंने कहा जो वेटिंग का जो कंसेप्ट होगा, वेटिंग में भी हम उन्हीं चीज को लेंगे जो मार्केट में फ्रीली फ्लोट है। यहाँ पे जब हम लेंगे तो हम सब लेंगे, फ्रीली फ्लोटेड भी लेंगे, लॉक इन वाले भी ले रहे हैं, प्लेज वाले भी ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा क्योंकि जनता के पास कम है तो बस फ्री फ्लोट वाला देखेंगे। शेयर्स अवेलेबल फॉर द पब्लिक ट्रेडिंग नॉट टोटल लिस्टेड, टोटल लिस्टेड नहीं देखा जाता है, और यहाँ पे पूरा का पूरा टोटल लिस्टेड देखा जा रहा है। बात समझ में आ रही है। तो दोनों केस में 2% है, लेकिन एक 2% क्या है, वेटेड है, लेकिन टोटल का, और दूसरा भी क्या बोलता है, टोटल नहीं, फ्री फ्लोट वाला। दोनों में लेकिन वेटेड तो देखा जाएगा, वहां उन्होंने शॉर्ट में मैंने नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो वेटिंग दोनों में बोला है, यहाँ भी वेटेड है 2% का, ये भी 2% का वेटेड, लेकिन यहाँ पूरे लिस्टेड की बात हो रही है और यहाँ पे अवेलेबल फ्री फ्लोट। कंसेप्ट क्लियर है, पक्का। चलो पहला दूसरा, पहला पॉइंट जल्दी बताओ, 3 साल लेस। दूसरा पॉइंट, डिमैट फॉर्म में सारे शेयर्स प्रमोटर के, मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ होना चाहिए एवरेज, है ना, एवरेज बोलना नहीं भूलना, एवरेजिंग होती है। नेक्स्ट, एनुअल ट्रेडिंग टर्नओवर,
पूरे साल भर की देखी जाएगी, ठीक है। 2% 6 महीने में देखेंगे 2% हो जाए, 2% किसका, वेटेड इक्विटी, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, लेकिन टोटल जो लिस्टेड है उसका। लेकिन ये 15% से कम है पब्लिक के पास, तो ये 2% वेटेड एवरेज जो भी है, लेकिन किसका देखा जाएगा, फ्री फ्लोटेड का, ठीक है। नेक्स्ट, और यही लास्ट जो थोड़ा सा है मुश्किल, इसके बाद सब प्लेन आ जाएंगे। एनुअलाइज, लेकिन क्या लिखा है, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग टर्नओवर। समझना थोड़ा सा, डिलीवरी बेस्ड मतलब जो सच में डिलीवरी भी है। मेरे डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज है ना, मैंने तुम्हें बेचा तो मेरे डीमैट से गया, तुम्हारे पास पहुंचा, मेरे पास पैसे आ गए। मतलब एक होता है एक्चुअल में डिलीवरी और एक होता है मार्केट में स्पेकुलेशन चले। व्हाट डू मीन बाय स्पेकुलेशन, सट्टा, है ना, चीजों को गुमराह किया जा रहा है, इधर उधर बातें हो रही है, सच में डिलीवरी नहीं हो रही है। तो इन्होंने कहा कि हम एक्चुअल में आपका डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग टर्नओवर देखेंगे। डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग मतलब बाइंग शेयर्स, होल्डिंग देम फॉर द सर्टेन पीरियड, मतलब कि खरीदा है कुछ टाइम तक आपने होल्ड करके रखा है। ऐसे नहीं कि भैया सट्टागिरी चल रही है, सट्टागिरी है भाई, इसको खरीदा उसको खरीदा, भाविका के पास शेयर्स आए भी नहीं, उसने बेच दिए, मतलब सीधा मुझसे लेकर, है ना, तो ये स्पेकुलेशन कहलाते हैं। तो इन्होंने कहा टाइम जो एक्चुअल में खरीदा जा रहा है, अपने पास होल्ड करके रख रहा है, उसे हम बोलते हैं डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। समझ में आ रहा है। तो अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो सिंपल भाषा में ये है, एटलीस्ट 10% ऑफ द ट्रेडिंग शुड बी, क्या लिखा है, रियल डिलीवरी बेस्ड ट्रेड इन द लास्ट 6 months आफ्टर एनुअलाइजिंग। ये कह रहे हैं भैया हम आपका पिछले 6 महीने का, तुम्हारी बुक की लैंग्वेज, हम आपका वही ड्यूरिंग दी 6 months कैलेंडर प्रीसीडिंग द मंथ रेफरेंस डेट, जो भी आपके रेफरेंस डेट है वहां से 6 महीने में देखेंगे, उस 6 महीने में आपका एनुअलाइज डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग टर्नओवर एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 10% होना चाहिए ड्यूरिंग दी 6 month। अगर 10% आपकी ट्रेडिंग हो रही है एक्चुअल में तो आपकी कंपनी अच्छी है। अब 3 पॉइंट को वापस से रिपीट कर रही हूँ। पहला, एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ होना चाहिए, एनुअलाइज ट्रेडिंग टर्नओवर 2% होना चाहिए, टोटल लिस्टेड या फिर फ्री फ्लोटेड अगर 15% से कम है तो, एनुअलाइज डिलीवरी बेस ट्रेडिंग टर्नओवर 10% होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है। ये 3 पॉइंट और फिर इसके अलावा हमने बाकी के 2 पॉइंट, क्या 5 पॉइंट क्लियर है। हाँ नहीं, फिजिकल नहीं, एक्चुअल में डिलीवरी होनी चाहिए, है ना, मतलब कि चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। देखो अब ऑफलाइन तो होता ही नहीं है क्योंकि डिमैट फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है, बेचना है तो ठीक है, ट्रेडिंग करना है तो मतलब कि आपका डिमैट फॉर्म में होना चाहिए। ये बोल रहे बस सच में डिलीवरी होनी चाहिए, मेरे पास से शेयर्स भाविका के पास गए तब भाविका ने बेचा है, ट्रांसफर अच्छे से होना चाहिए। ऐसे नहीं भाविका से मैंने बोला दूंगी, अभी दिया भी नहीं है, भाविका ने डील कर ली, किससे डील कर ली, विधि से, विधि ने संस्कृत से डील, इसने अन्य से डील कर ली। क्या बात समझ में आ रहा है। मतलब आप कर क्या रहे हो, बस स्पेकुलेशन, सट्टा कर रहे हो, सट्टा, सट्टा खेल रहे हो कुल मिलाकर, एक्चुअल मैच नहीं हो रहा है, सट्टा कर रहे हो तुम लोग, खेलो ना मैच। राइट एंड टाइटल मीन्स डिफरेंट, वो एक राइट दे दिया लेकिन बस राइट इशू के केस में दिया, कंसेप्ट वैसा ही है, बिना मिले आपने दे दिया, लेकिन ये सेबी ने खुद ही आपको राइट्स दिए, ठीक है, और राइट इशू केस में, ठीक है, लेकिन गुड, समझ में आ रही है बातें। नेक्स्ट क्या लिखा है, ये तो पूरा रिपीट है, आपने पिछले 3 साल में सेबी के एलओडीआर के सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रखे हो, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या बोल दिया, कॉम्पोजिशन। ठीक है ठीक है, इन 3 साल में आपने बोर्ड कॉम्पोजिशन फॉलो नहीं किया है, ठीक है कोई बात नहीं, इन लास्ट 3 ईयर में आप क्या दे देना, डिस्क्लोजर दे देना, पहले तो कंप्लाई कर लेना, जब भी आप फाइल करने जाओगे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, और प्लीज, है ना, डिस्क्लोजर दे देना, और हम मान लेंगे कि भैया आपके सारे कंप्लाइंसेस है। क्या ये रिपीट है, कल ही पढ़ा था हमने, ठीक। चलो अब इन्होंने एक छोटी सी बात बोली है, इम्पोजिशन ऑफ द मॉनेटरी फाइन बाय द स्टॉक एक्सचेंज। ये छोटे मोटे हमने कुछ गलत काम किए थे, स्टॉक एक्सचेंज ने हमें बस फाइन लगा दिया था, वो जो छोटा मोटा फाइन लगाना है ऑन द इशू इज नॉट ग्राउंड फॉर द इनएलिजिबिलिटी। थोड़ा 1-2 दिन डिले हो गया, फाइन देना पड़ गया, तो इसे हम नहीं बोलेंगे कि भैया आपने एलओडीआर के रेगुलेशन फॉलो नहीं किए, चलेगा, छोटा मोटा सीरियस केस नहीं होना चाहिए। पिछले 3 सालों में आपने एलओडीआर के सारे कंप्लाइंसेस किए, बोर्ड कॉम्पोजिशन वाला अगर छूट गया है तो पहले उसे ठीक करो और डिस्क्लोजर दे दो, और कभी भी स्टॉक एक्सचेंज ने, बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने हमें छोटा मोटा फाइन लगाया तो ये भी चलेगा। क्लैरिटी है, पक्का। चलो कितने पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट हो गए, वो 3 वो, ठीक है, बीच वाले। चलो अब एमई वाले पॉइंट सब क्या लिखा है, इन्वेस्टर कंप्लेंट, आपने 95% ग्रीवेंस को क्या कर रखा है, रिड्रेस कर रखा है, याद आ रहा है, किसमें पढ़ा था जरा बता दो। गुड, एफपीओ के केस में पढ़ा था, हाँ अभी पढ़ा था। प्रमोटर के कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है, अगर आपकी कंपनी अच्छी है,
अनआइडेंटिफाइड प्रमोटर है। दूसरा, पिछले 3 साल से फ्रिक्वेंटली ट्रेड कर रहे हो, फ्रिक्वेंटली टर्म यूज करेंगे, ठीक है। और फिर उसके अलावा इन्वेस्टर का 95% प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, और एलओडीआर वाला, फिर उसका एक्सेप्शन। सेम यहाँ पे भी रिपीट, अच्छी कंपनी हो तुम, ठीक है। चलो, आप इतनी अच्छी कंपनी हो कि कभी भी क्या नहीं मिला है, शो कॉज नोटिस नहीं मिला, नो शो कॉज नोटिस, ठीक है, नो शो कॉज नोटिस। ब्रैकेट में बोल दिया भैया रुक जाओ, ये छोटी मोटी पेनल्टी चलती है ना, छोटी मोटी पेनल्टी चलती है, एक्सक्लूडिंग इम्पोजिशन ऑफ द पेनल्टी। आपके पास कभी भी शो कॉज नोटिस नहीं आया सीरियस मैटर्स का, ठीक है। किस किस को नहीं आया, बोर्ड मतलब सभी ने नहीं दिया है, ठीक है, सभी ने कभी भी नहीं दिया है। कोई भी केस ईश्वर के अगेंस्ट पेंडिंग नहीं है। ईश्वर मतलब क्या, कंपनी, कंपनी का अगेंस्ट कोई भी केस पेंडिंग नहीं। प्रमोटर के नाम पे कोई भी केस पेंडिंग नहीं है। होल टाइम डायरेक्टर के नाम पे केस पेंडिंग नहीं है। कुल मिलाकर आपकी कंपनी को कभी भी शो कॉज नोटिस नहीं दिया है सेबी ने, और ना ही आपके अगेंस्ट कोई कोर्ट में, सॉरी, कोई भी केस पेंडिंग है, चाहे वो आप ईश्वर हो, चाहे प्रमोटर, डायरेक्टर, सब क्लीन चिट है। पहला पैराग्राफ समझ में आया। चलिए मान लीजिए कभी आ गया इन केस वे अगेंस्ट द ईश्वर प्रमोटर होल टाइम डायरेक्टर, मान लो शो कॉज नोटिस आ भी गया, किसने दिया, बोर्ड ने दिया, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने दिया। पहला फर्स्ट पैराग्राफ जनरल रूल, कभी आपके अगेंस्ट कुछ नहीं हुआ है छोटी मोटी पेनल्टी को छोड़कर। सेकंड पैराग्राफ एक्सेप्शन, शो कॉज नोटिस मिला था, ठीक है, या फिर कोई प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी थी बोर्ड ने, आप बस उसका नेसेसरी डिस्क्लोजर दे दो, अलोंग विथ क्या बता दो, आपकी कंपनी को उसके इफेक्ट कितना एडवर्स, हाँ, कितना एडवर्स इफेक्ट पड़ता है ये भी आप डिस्क्लोजर दे दो। पहली बात, आपके अगेंस्ट कुछ ना हुआ, और अगर कुछ हो रहा है डिस्क्लोजर दे दो ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन्वेस्टर सोच समझ कर आप पे पैसा लगाएगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्या लिखा है, एलिज मतलब आरोप, आरोप, नो एलिज वॉयलेशन, आप पे ऐसा कोई आरोप नहीं लगा कि भैया आपने रूल्स को वॉयलेट किया है, तोड़ा है, ना ईश्वर के अगेंस्ट, ना प्रमोटर, ना प्रमोटर ग्रुप, ना डायरेक्टर, ठीक है, ऑफ द ईश्वर हैज सेटल एनी एलिज वायलेशन ऑफ द सिक्योरिटी लॉ, सिक्योरिटी लॉ आपने नहीं तोड़ा, ठीक है, थ्रू सेटलमेंट मैकेनिज्म, कभी आप सेटलमेंट मैकेनिज्म में गए भी नहीं, कुल मिला के कोई वायलेशन आपने नहीं किया सिक्योरिटी लॉ का, डन, ठीक है, पिछले 3 साल में। देन द डिस्क्लोजर अच्छे से दे दो, इनकेस कुछ भी हुआ है तो सेटलमेंट ऑर्डर का डिस्क्लोजर दे दो, सारी चीजें खत्म हो चुकी है, ठीक। तुरंत पेंडिंग में कुछ भी चल रहा है, पहले तो नहीं चलना चाहिए, चल रहा है तो डिस्क्लोजर देके चीजों को बस ट्रांसपेरेंसी रखो। नेक्स्ट क्या लिखा है, डिसिप्लिनरी मेजर्स, equity share of the issuer is not suspended from the trading as a disciplinary measures last 3 year, आपकी कंपनी के सिक्योरिटीज को सस्पेंड नहीं किया गया पिछले 3 साल में, ना सस्पेंड किया और ना ही इसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाते, वो भी नहीं लिए गए, ठीक। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द लीड मर्चेंट बैंकर, क्या आप लीड मर्चेंट बैंकर समझते हो जो इशू लेकर आ रहा है, एंड द इशूअर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, दोनों का इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये भी कुछ करना चाहते हैं, ये भी कुछ करना चाहते हैं, और दोनों भैया कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा आपके इनके साथ भैया कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, या तो मर्चेंट बैंकर का कंपनी के साथ नहीं, मर्चेंट बैंकर का इनके ग्रुप कंपनी के साथ नहीं, और इनके एसोसिएट कंपनी के साथ भी नहीं। मर्चेंट बैंकर का झगड़ा किसके साथ ना हो, कंपनी या फिर ग्रुप कंपनी या फिर एसोसिएट कंपनी, ठीक है। आखिरी और इंपॉर्टेंट, ऑडिट, ऑडिट तो हम समझते हैं, लेकिन नीचे क्या लिखा है, क्वालिफिकेशन, यहाँ क्वालिफिकेशन का मतलब रिमार्क समझो, कुछ गलतियां समझो, कुछ मिस्टेक समझो। ऑडिट क्वालिफिकेशन, फॉर द ऑडिट क्वालिफिकेशन समझना, मेरी कंपनी का अकाउंट्स एक सीए है जो जॉब करता है मेरी कंपनी में, वो पूरा मेंटेन करके रखता है, ठीक है, उसने अपनी एक रिपोर्ट तैयार करी, भैया सब अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाहर का प्रैक्टिसिंग सीए आता है और इसे चेक करता है, ठीक है, उसने कुछ गलतियां निकाली, लेकिन गलतियां ना कुछ हद तक ही होनी हो सकती है, जैसे कि एग्जाम्पल, गलतियां बस 5% निकली, मतलब जो अंदर के सीए ने जो अकाउंट्स बनाए और जो बाहर के सीए ने कहा कि नहीं यार सही तरीके से नहीं बनाए, तुमने सही प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए, ठीक है, वो जब अगर 5% का क्वालिफिकेशन देता है, मतलब गैप जो हमें दिख रहा है कि भैया तुमने अलग तरीके से किया, सही तरीके से नहीं किया, वो गलतियां बस 5% या 5% से कम होती है, तो फिर आपकी कंपनी सही है। गैप आ रहा है भैया 50%, 10%, 30%, 40%, मतलब कितना गलत अकाउंट बनाया आपने, तो गड़बड़ है। तो ऑडिट क्वालिफिकेशन पढ़ते हैं,
आपकी कंपनी अच्छी है फॉर द ऑडिट क्वालिफिकेशन इफ एनी, आपकी कंपनी को ऑडिट क्वालिफिकेशन दिया गया है, सीए ने रिमार्क दिया है, if any in respect of any of the financial year for which the accounts are disclosed in the offer document, issuer shall provide restated financial, उसने बोला कि ये गलतियां इसे ठीक करो, ठीक है, तो ठीक किया है, रीस्टेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड किया गया है, एडजस्ट किया गया है इम्पैक्ट ऑफ द ऑडिट क्वालिफिकेशन, फर्दर फॉर द क्वालिफिकेशन wherein impact of the financial cannot be ascertained, the same shall be disclosed. यहाँ इन्होंने प्रॉपर नहीं दिया, पहले एक जमाने में 5% की बात बोला जाता था, मैंने इसलिए बस वो एग्जाम्पल देके तुम्हें बताया कि भैया अगर समझ लो 5% या उससे कम है तो बहुत छोटा है, डिफरेंस इतना तो आएगा ही, तो अलग लोग कर रहे हैं तो डिफरेंसेस तो आते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कॉपी चेक होती है, जो कॉपी चेक कर रहा है उसका अलग थॉट है, मैं चेक करूँ तो मेरा अलग थॉट है, कोई और चेक करेगा उसका अलग थॉट आएगा, सबके डिफरेंट थॉट आएंगे। लेकिन अगर जो थॉट्स है उसमें अगर 5% तक का गैप है तो चल जाएगा, लेकिन भाई जमीन आसमान का गैप है, एक बोला नहीं तू तो लास्ट आएगा, एक बोला नहीं तू तो फर्स्ट आएगा, ये फिर कुछ डिफरेंट है, फिर हमें रियल ओपिनियन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बस ये कह रहे हैं कि आपकी कंपनी को ऑडिट क्वालिफिकेशन जो दे रखे हैं वो बहुत माइनर दे रखे हैं, तो आपकी कंपनी एफपीओ ला सकती है फास्ट ट्रैक रूट से, अदरवाइज आप एफपीओ फास्ट ट्रैक रूट से नहीं लोगे, लॉन्ग प्रोसेस जाओगे। मना नहीं कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक रूट में आने की ये एलिजिबिलिटी है। तो टोटल पॉइंट्स कितने थे काउंट करो, 12 पॉइंट्स थे। चलो अब एक एक करके सब फटाफट। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, पिछले 3 साल से लिस्ट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, प्रमोटर के सारे शेयर्स डीमैट फॉर्म में। तीसरा पॉइंट, एवरेज मार्केट, एवरेज खाना नहीं है, एवरेज मार्केट कैपिटल 1000 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। चलो ट्रेडिंग टर्नओवर 2%, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी जो पूरी लिस्टेड है उसका 2%, 15% से कम है पब्लिक का तो फ्री फ्लोटेड देखना पड़ेगा, पूरा बोलना वेटेड एवरेज किसका, लेकिन फ्री फ्लोटेड का, पूरे लिस्टेड का नहीं। डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग आपकी कम से कम 10% होनी चाहिए, जो भी आपकी कंपनी का है उसका 10% कम से कम होना चाहिए पिछले 6 महीने, ऊपर वाला भी 6 महीने वाली बात है, ठीक है। चलो कंप्लायंसेस एलओडीआर के पिछले 3 साल में प्रॉपर होने चाहिए, लेकिन बोर्ड का कॉम्पोजिशन अगर मिस होता है तो कर लो ठीक पहले और डिस्क्लोजर दे दो, लेकिन छोटी मोटी पेनल्टी चलेगी जो स्टॉक एक्सचेंज ने फाइन लगाया। इन्वेस्टर कंप्लेन 95% आपने रिजॉल्व कर रखे, कोई शो कॉज नोटिस नहीं मिला है और कोई भी केस पेंडिंग नहीं है। अच्छा शो कॉज मिला है, केस पेंडिंग है, ठीक है कोई बात नहीं, आप बस इसका क्या दे दो, ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोजर दे दो, और इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एडवर्स वाला वो भी बता दो। नो एलेज वायलेशन, सिक्योरिटी लॉ का आपने कोई वायलेशन नहीं किया और अगर कुछ भी हुआ था तो ठीक हो चुका है और आप इसका डिस्क्लोजर दोगे। डिसिप्लिनरी मेजर्स नहीं लिए गए हैं, मतलब आप पिछले 3 साल में सस्पेंड नहीं हुए और ना ही एक्शन लिया गया है, ठीक। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसके साथ, मर्चेंट बैंकर के साथ नहीं होना चाहिए, ना कंपनी का, ना ग्रुप कंपनी का, ना एसोसिएट कंपनी का। ऑडिट क्वालिफिकेशन आपको नहीं मिलने चाहिए एक स्पेसिफाइड रेंज तक। एग्जाम्पल मैंने 5% बोला था, ठीक है, पुराने में 5 था वो चेंज ही कर दिया इस कारण से, ये जो प्रिस्क्राइब सेबी को ही बोल दिया जाता है जो भी प्रिस्क्राइब होता है, ठीक है। इन्होंने पहले था लेकिन क्योंकि उसे हटा दिया गया तो यहाँ पे उन्होंने हटा दिया कि बदलता रहता है, बदलता रहता है, इस कारण से स्पेसिफाई नहीं किया, क्लियर है। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स खत्म। नीचे एक छोटा सा क्या लिखा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने कैलकुलेट करना बताया था, लेकिन मैंने आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन का मीनिंग बताया था, लेकिन ये एवरेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये इन्होंने यहाँ पर बताया है कि डेली मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक, ठीक है। अब जो ये इन्होंने बताया है ये तुम्हें मैं फॉर्मूला बेस बता रही हूँ, कभी पूछा नहीं जाता, बस तुम्हें ज्यादा नॉलेज दे रही हूँ। एवरेज मार्केट मैंने आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन बताया, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस, ठीक है, लेकिन एक एवरेज, हाँ मार्केट प्राइस, एवरेज कैसे निकाला जाता है, ये सम है डेली, जो उन्होंने मोटा सा पैराग्राफ दिया ना डेफिनेशन, वो एक्चुअली में फॉर्मूला ही बताया, तो इस फॉर्मूले को मैंने मैथ्स के फॉर्मूले में दे दिया ताकि आप इसे अच्छे से याद कर सको, तो आपको डेफिनेशन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। डेली मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक होल्डिंग, डिवाइड करो इसे किससे, नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज इन द पीरियड, ठीक है, बस। और ये इसका मीनिंग बताइए, ये तो पता ही है ना, बचपन से देख ही रहे हो, ठीक है। हाँ नहीं इसमें नहीं आता, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी नहीं आते, ठीक है, ये बस तुम्हें ज्यादा नॉलेज दिया जा रहा है, क्यों, क्योंकि प्रैक्टिकली तो कैलकुलेट करोगे ना, तो जो वो बच्चे अक्सर पूछते दीदी ये स्टैटिस्टिक्स कहाँ यूज होगा, एक्चुअली में स्टैटिस्टिक्स इस तरीके से यूज होता है, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब कैलकुलेट करोगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। ये जो सिखाया जाता था सम
तो सम अप किया जाता था कि डेली मार्केट का जो भी यार उसको ऐड करो, ठीक है। लेकिन हाँ जब प्रैक्टिकल करोगे तो बन जाता है, तब कोई वो नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छी बात है, अभी कोई प्रैक्टिकल नहीं आएगा तो टेंशन नहीं लेना है तुम लोग को। एक्चुअली में जो ये डेफिनेशन है ना, ये फॉर्मूला ही लिखा है ये, तो फॉर्मूला याद करोगे, उसे बस डेफिनेशन फॉर्म में एलैबोरेट कर देना, ठीक है। डन। अच्छा। हम्म। नहीं, लॉन्ग प्रोसेस क्या है, सभी को फिर ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट दो, वही 30 डेज वाला, फिर वही पूरा जैसे आईपीओ क्या ना, सेम एफपीओ वैसी प्रोसेस में जाता है, ठीक है। आप देखो, तुम अगर करप्शन की बात करो तो हाँ हर जगह है ना, करप्शन तो हर जगह, बस जब तक पकड़े नहीं गए चोर तब तक चोर नहीं है, जब तक वो पकड़ा नहीं गया। कर सकते अदरवाइज सब तो है ना, पकड़े गए तो फंस गए, ठीक है। क्लियर है। चलो, फास्ट ट्रैक समझ में आ गया। आईपीओ के केस में नहीं होता है, होता है तो एफपीओ के केस में, ठीक है प्रवेश। चलो, यहाँ पे ये खत्म। सिंपल लिखा है पब्लिक शोल्डिंग, पब्लिक शोल्डिंग उन्होंने कहा भैया जो सैकरा में बता के रखा है, बताना भी सही नहीं समझा, ठीक है। चलो, राइट इशू क्या होता है बताओ अब। गुड। मेरे पास ऑप्शन क्या है, या तो आईपीओ लेने जाओ किसी और के पास, एफपीओ लेने जाओ किसी और के पास, नहीं जाना यार, तुम लोग मेरे एग्जिस्टिंग शोल्डर हो, तुमने अभी तक भरोसा दिखाया है मुझ पर, और पैसे की जरूरत है तुमसे ही मांगा, ठीक है। तुमने मुझे पैसा दे दिया, राइट इशू, तो राइट इशू मतलब क्या, एग्जिस्टिंग शोल्डर को दिया जाता है। डेफिनेशन दे रखा है, राइट इशू मींस ऑफर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाय अ लिस्टेड इशूअर टू, किसको, शोल्डर ऑफ द इशूअर, जो इश्यूअर का जो ऑलरेडी शोल्डर है उन्हीं को ये हमने राइट दिया, एज ऑन दी क्या लिखा है, रिकॉर्ड डेट फिक्स फॉर दी सेड पर्पस। अब आप भी जानते हो कि भैया आपके शेयर्स मार्केट में लिस्ट है, आपने बेच दिया, किसी और को दे दिया, तो अब कोई और मेरा एग्जिस्टिंग शोल्डर है, तो रिकॉर्डेड मतलब कि कंपनी एक डेट फाइनल करेगी। फॉर एग्जांपल मैंने बोला भैया 30 तारीख को, मैंने क्या बोला, 30 तारीख को जो भी मेरा शोल्डर है उसको मैं ये ऑफर दूंगी। भाविका 30 तारीख को थी, संस्कृति 30 तारीख को थी, विधि 30 तारीख को, तो मैं भी 30 तारीख थी। लेकिन भाविका ने बेच दिया, 30 तारीख को बेच दिया, ठीक है। मैंने कहा आप 30 तारीख की पूरी लिस्ट निकालोगी, तो भाविका का नाम उसमें नहीं है, ठीक है। भाविका ने किसको दे दिया, संपूर्णा को, ठीक। तो अब संपूर्णा को मिलेगा, मतलब कि मैं जो ऑफर दूंगी मैं ये देखूंगी 30 तारीख में जो जो होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इतने फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो एक रिकॉर्ड डेट कंपनी फाइनल करती है और ये बता देती है, डिस्क्लोज कर देती है, इस तारीख को जो जो शेयर होल्डर होगा ना उनके पास ये ऑप्शन आएगा। तो ये राइट इशू की डेफिनेशन दे रखी है, समझ में आ रहा है। चलो सिंपल, कभी कभार राइट इशू को ना इस टर्म से भी बुलाया जाता है, प्रीएम्प्टिव राइट, ठीक है। तो याद रखना, अब याद आ रहा होगा तुम्हें थोड़ा थोड़ा, है ना। राइट इश्यू बोलो या फिर प्रीएम्प्टिव राइट बोले, प्रीएम्प्टिव का राइट मतलब क्या, पहले आपको मौका दिया, हम जनता के पास नहीं जा रहे, आप ही को मौका दे रहे कि भैया आओ वापस से आपकी शोल्डिंग को आप बढ़ा लो, ठीक है। गिवन बाय, प्रीएम्प्टिव राइट इज गिवन बाय द स्टेटस टू द एग्जिस्टिंग शोल्डर, ठीक है। चलो, दे हैव अ पावर, कौन सी पावर, रिनाउंस करना मतलब क्या, दूसरों को देना, हमें नहीं लेना है, आप अपनी तरफ से गिव अप करें, लेकिन ये ऑप्शन आप किसी और को दे दे रहे हो, गिव, ठीक है। शेयर ऑफर टू एनी अदर पर्सन हु नीड नॉट टू बी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो जरूरी नहीं है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, ठीक है। तुम लोग मेरे सब शेयर होल्डर हो, मैंने तुमको ये दिया, तुम चाहो तो इसे रनाउंस कर सकते हैं, रनाउंस मतलब कि ये आप किसी और को दे सकते हो। वो कोई और कौन है, विधि ने कहा कि दीदी मुझे नहीं चाहिए ये राइट इशू, मैं भाविका को देना चाहती हूँ, भाविका शेयर होल्डर है, भाविका को भी मैंने दिया है, भाविका के पास ओरिजिनल है, विधि के पास ओरिजिनल, समझना, दोनों को राइट इशू दिया। विधि कह रही दीदी मुझे नहीं रखना, विधि चाहे तो किसे दे सकती है, भाविका को दे सकती है जो कंपनी का मेंबर है, और विधि चाहे तो किसे दे सकती है, किसी और को भी जो कंपनी का मेंबर ना हो। तो यहाँ पे बस वो यही कह रहे हैं कि रेनाउंस किया जा सकता है, ये पावर किसी को दे सकते हैं जो शेयर कंपनी का ना हो, वो भी मतलब जो शेयर उसको तो दिया जा सकता है, और जो नहीं है उसे भी, जनरल जनरल बातें। अब यहाँ से पूरा रिपीट कंटेंट अब आपको मिलता है। सेक्शन 61 समझना, आईपीओ की कंडीशन समझ में आ गई थी, एफपीओ की कंडीशन समझ में आ गई थी, है ना। अगर तुम्हारी कंपनी राइट इशू लेके आ रही है, आईपीओ नहीं ला रही है, एफपीओ नहीं ला रही, क्या लेकर आ रही है, राइट इशू लेकर आ रही है, राइट इशू लेके आ रही है, तो रेगुलेशन नंबर 61 फॉलो करना पड़ेगा, और ये बोलता है एंटिटी इज नॉट एलिजिबल टू मेक अ राइट इशू। राइट इशू लाने के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, कुछ याद आ रहा है, इशूअर, प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप, डायरेक्टर, डिबार्ड वाला पॉइंट, नेक्स्ट डिबार्ड बाय अनदर वाली कंपनी वाला पॉइंट जो ऊपर पड़ा था, ठीक है। प्रमोटर, डायरेक्टर क्या है, फिजिटिव, इकोनॉमिक और वेंडर, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितने पॉइंट्स है, 3 पॉइंट है, वहां कितने थे, 5। कौन कौन से पॉइंट इसमें नहीं है, विलफुल डिफॉल्टर, फ्रॉडुलेंट बोरोवर, समझ में आ रहा है, रिपीट है,
ए और बी अप्लाई नहीं होगा अगर डिबार्ड खत्म हो गया है जब आप ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट देने जा रहे थे। याद आया? पूरा रिपीट है लेकिन बस कुछ चीजें नहीं है। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा भैया दो चीजें नहीं है, ठीक है? सिक्योरिटी कन्वर्ट वाला, कंपलसरी वाला, ठीक है? दूसरा कौन सा वाला? विलफुल डिफॉल्टर वाला। चलो, जनरल कंडीशन, जब आईपीओ लेके आ रहे थे तो जनरल कंडीशन, एफपीओ लेके आ रहे थे तो जनरल कंडीशन, ठीक है? रेगुलेशन नंबर 7 याद आ रहा होगा आपका, ठीक है? चलो, सेम वही, इन प्रिंसिपल अप्रूवल फुल्ली पेड कर दो या फिर फोरफिट कर दो, 75% फर्म अरेंजमेंट याद आते जा रहा है, 25% जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जनरल कॉर इसका मिलाकर करोगे तो 35%, सिंगल करोगे तो 25%, रिपीट लिख दो। सीएस बनना है तो मॉड्यूल से तो पढ़ना ही पड़ेगा। सीएस दुनिया देता है तीनों लेवल फ्रॉम दी ओनली मॉड्यूल। तो फर्स्ट पॉइंट रिपीट, सेकंड पॉइंट रिपीट, 2A भी रिपीट, ठीक है? 3 पॉइंट अब समझना थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि ये डिफरेंट है। हाँ, ये दोनों अलग है, ठीक है? बाकी सब रिपीट था। आ जाओ, हम पढ़ क्या रहे, कंपनी क्या लेके आ रहा है? आईपीओ ला रहा है, एफपीओ ला रहा है, राइट इशू ला रहा है, क्या ला रहा है? राइट इशू। तो राइट इशू की कंडीशंस है, अगर आपकी कंपनी राइट इशू लेके आ रही है तो वेयर द इशूअर, आपकी कंपनी इशूअर या फिर इशूअर हमारी सीएस दुनिया, इशूअर हमारी सीएस दुनिया, प्रमोटर मैं, ठीक है? डायरेक्टर रॉकी सर, ठीक? क्या लिखा है? अगर इशूअर, प्रमोटर या तो डायरेक्टर क्या है? विलफुल डिफॉल्टर है या फिर क्या है? फ्रॉडुलेंट बोरोवर है। ऊपर वो पॉइंट नहीं था, ठीक है? प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप ऑफ द इशूअर, ये सब है ना? नॉट रिनाउंस देयर राइट, इसका मतलब क्या? खुद ले सकता है बस रिनाउंस नहीं कर सकता। वापस 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 समझना, नॉट रिनाउंस देयर राइट एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ द रिनाउंसिएशन विद इन द प्रमोटर ग्रुप। अब जरा ये थर्ड पॉइंट खुद से पढ़ो, मुझे बताओ ये क्या बोलना चाह रहा है। वेरी 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 गुड। वापस से जा रही हूं, हमने पढ़ा कि भैया ऊपर क्या लिखा था? अगर मेरी कंपनी, समझना, मेरी कंपनी में प्रमोटर, प्रमोटर विलफुल डिफॉल्टर है तो रेगुलेशन नंबर 61, रेगुलेशन नंबर 61, मैं प्रमोटर, सीएस दुनिया मेरी कंपनी, मैं प्रमोटर, प्रमोटर क्या है? विलफुल डिफॉल्टर, मैं विलफुल डिफॉल्टर हूं, तो क्या मेरी कंपनी राइट इशू ला सकती है? हाँ, ला सकती है, बट अनाउंस नहीं कर सकती। राइट इशू लाने से मना नहीं किया, इसलिए यहाँ पे है भी नहीं। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखा है, मतलब कि ला सकती है कंपनी, कंपनी राइट इशू ला सकती है, इसलिए पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखा है। लेकिन उन्होंने कहा कि रुको रुको, जनरल कंडीशन, हम आपको ना ये पावर नहीं दे रहे। भाविक का ये सब नॉर्मल शेयर होल्डर है, इनके पास रिनाउंस करने की पावर है, लेकिन प्रमोटर तुमको लेना है तो लो, अगर देना है तो बस प्रमोटर को दो। क्या बात समझ में आ रही है? तुम किसी और को दे नहीं सकते, किसी और को तुम रिनाउंस नहीं कर सकते। वापस से रीड कर रही हूँ, इशूअर, प्रमोटर, डायरेक्टर, ये सब लोग विलफुल डिफॉल्टर, फ्रॉडुलेंट बोरोवर है। प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप ऑफ द इशूअर शेल नॉट रिनाउंस, इशू लेकर आओ, खुद शेयर्स ले सकते हो, लेकिन आप रिनाउंस नहीं करोगे अपने राइट। कर सकते हो, लेकिन किसे कर सकते हो? दूसरे प्रमोट, मैं दे सकती हूँ तो रॉकी को दे सकती हूँ, मैं दे सकती हूँ तो अभिषेक को दे सकती हूँ, इनके अलावा किसी और को नहीं। जबकि मैंने विधि, भाविका, इन सबको क्या बोला था? अपने दोस्त, अपने एग्जिस्टिंग दूसरे मेंबर्स को देना है दो, नहीं तो किसी बाहरी आदमी को दे दो। हमको क्या बोला? देना है तो बस प्रमोटर को दो। इस मतलब नॉर्मल शेयर होल्डर को भी नहीं दे सकते, या तो खुद लूंगी या तो अपने प्रमोटर ग्रुप को दूंगी। मैं इसे नॉर्मल शेयर होल्डर या किसी बाहरी इंसान को नहीं दे सकती। क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब आपकी कंपनी नॉर्मल केस में अगर विलफुल डिफॉल्टर तो ला ही नहीं सकती, राइट इशू ला सकती है, बस रिनाउंस करने की पावर छीन रहे, वो भी एक लिमिटेड जगह तक। क्लैरिटी है? नेक्स्ट पॉइंट, ये बार बार ना ये स्पेशल रेजोल्यूशन आ जाता है ना बच्चों? क्या लिखा है? कैसे पता चला स्पेशल रेजोल्यूशन? स्पेशल वोटिंग राइट है ना, सुपीरियर वोटिंग राइट वाला इक्विटी शेयर, जिसे कुछ समय बाद हमें क्या करना पड़ता है? कन्वर्ट करना पड़ता है। गुड। इशूअर हैज इशूड एसआर वाले इक्विटी शेयर्स टू इट्स प्रमोटर, मेरी कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू कर रखा है, फाउंडर्स को दे रखा है, प्रमोटर को दे रखा है, फाउंडर्स को। देन दिस सच एसआर शेयर होल्डर नॉट रेनाउंस देयर राइट। खुद से तुम थोड़ा सा समझो, हमारी कंपनी ने इशू किया, मुझे रॉकेश अभिषेक सर को कौन से वाले मिले? फाउंडर्स को क्या मिले? एसआर वाले, अच्छे वाले वोटिंग वाले मिले, पावरफुल वाली वोटिंग वाले शेयर्स मिले।
ये जो है हमें क्या बोलेंगे, एसआर शेयर होल्डर बोल देंगे, स्पेशल इक्विटी राइट वाले शेयर होल्डर्स बोलेंगे। शेल नॉट रेनाउंस देयर राइट, भैया तुम ये किसी और को दोगे तो भैया ये क्या हो जाएंगे, पावरफुल वाले वोटिंग राइट किसी और को दे दोगे क्या, नहीं दे सकते, रेनाउंस नहीं लेना है तो खुद लो, ठीक है। एंड द एसआर शेयर रिसीव इन द राइट टू शेल रिमेन अंडर द लॉक इन, कब तक लॉक इन रहेंगे, जब तक ऑर्डिनरी इक्विटी में, जब तक वो नहीं हो जाते ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। कुल मिला के सीन क्या है, इक्विटी शेयर में क्या मिले आपको, स्पेशल वोटिंग राइट वाले मिले, लेना है तो खुद लो, रेनाउंस कर ही नहीं सकते, ठीक है। लॉक इन में अलग से रहेंगे, कब तक के लिए लॉक इन में रहेंगे, जब तक वो ऑर्डिनरी में कन्वर्ट ना हो जाए। क्या ऊपर जो हमने इससे पहले कंसेप्ट पढ़ा था उससे कनेक्शंस सेम, चलो। हाँ, वो उन्होंने लॉक इन बोल दिया क्योंकि प्रमोटर को कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, राइट इशू लेके आ रहे हैं। अगर राइट इशू लेके आ रहे हो, लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और राइट इशू में दे भी क्या रहे हो, एसआर वाली इक्विटी दे रहे हो, अपने पास रखो यार, किसी और को नहीं देना, ये पावरफुल वाले, ठीक, पक्का। चलिए, ये कुछ सुना सुना सा लग रहा है, क्या है राइट एंटाइटलमेंट, बिना एक्चुअली खरीदे किसी और को दे देना। ये एक न्यू है ना तरीका सही भी लेकर आई है। पहले क्या होता था, मैंने आपको दिया, अब आप ये किसी और को दे दो, ये कह रहे बिना लिए इसे बेच सकते हो मार्केट में, ठीक है। चलो, डीमैटलाइज राइट एंटाइटलमेंट क्रेडिटेड टू डीमैट अकाउंट ऑफ द एग्जिस्टिंग शोल्डर, आपके डीमैट अकाउंट में दिख रहा है, ठीक है। आप उसे बिना खरीदे क्या कर सकते हो, ऑल्सो ट्रेडेबल, ट्रेडेबल मतलब क्या, बेच सकते हो। इन केस ऑफ शेयरहोल्डर डज नॉट वांट टू सब्सक्राइब देयर राइट इशू, क्या ये लैंग्वेज समझ में आ रही है, बिना सब्सक्राइब किए भी आप इसके साथ ट्रेडिंग कर सकते हो, यही तो मीनिंग हमने समझा था, ठीक है। ये स्टार्टिंग के चैप्टर्स में समझा था। क्वेश्चन, कैन राइट इशू वंस अनाउंस, एक बार राइट इशू अनाउंस कर देते हो विड्रॉ कर सकते हो, नहीं विड्रॉ कर सकते। राइट इशू लेके आगे पीछे क्या भैया, तुम कुछ भी काम करोगे अब तुम पीछे नहीं हट सकते, इवन राइट इशू भी, आईपीओ भी ला रहे हो, एफपीओ भी ला रहे हो, तो क्या पीछे हट जाओगे, इतनी आगे जाने के बाद कोई पीछे हटेगा नहीं। तो लॉ तो हमेशा ये बोलता है भैया बोल दिया है अब तो पूरा करना पड़ेगा। नो विड्रॉ इट्स राइट इशू आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द रिकॉर्ड डेट, आपने रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दी 30 तारीख को, जो जो शोल्डर है उन सबको राइट इशू मिलेगा, रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दी, अब आप पीछे नहीं हटोगे। इशूअर विड्रॉ आफ्टर अनाउंसिंग द रिकॉर्ड डेट is not eligible to make application of the listing, अगर इश्यूअर ऐसी गलती करता है, रिकॉर्ड डेट अनाउंस करने के बाद पीछे हट जाता है, तो क्या बोल दिया उसे, not eligible to make application of the listing any of specified security on any stock exchange for the period of 12 months। आज राइट इशू लेके आ रही हूँ, रिकॉर्ड डेट मैंने अनाउंस कर दिया, अब मैं पीछे हट गई, तो अब मुझे पनिशमेंट दी जा रही है। पनिशमेंट क्या दिया गया है, 12 महीने तक, 12 मंथ्स लिखा है, एक साल नहीं बोलोगे, 12 मंथ्स बोलोगे, ठीक है। 12 महीने तक क्या नहीं करोगे, नहीं क्या लिखा है, कोई भी दूसरे नए शेयर्स नहीं लेकर आओगे, कुल मिला के समझो। मैं आईपीओ लेके आई, लिस्ट करना, एफपीओ लेकर आई, लिस्ट करना, राइट इशू लेके आई, लेकर आई और पीछे हट गई, तो बोला अब तुम कभी भी कोई भी शेयर 12 महीने तक तो मत ही लाओ, क्योंकि लाओगे तो लिस्ट करना पड़ेगा, और लिस्ट करने के लिए हमने मना कर दिया आपको, तो आपकी फिर लिस्टिंग नहीं होगी 12 महीने तक, मतलब रोक दिया आपको 12 महीने तक के लिए, ठीक है। इशू मत लाओ फ्रॉम द रिकॉर्ड डेट जो भी आपने देता। हावेवर, यहां तक समझ में आया, हावेवर issuer may seek listing for its equity share, ठीक है, ठीक है। इन 12 महीने में एक्सेप्शन आ गया, यहाँ से हम लिस्टिंग अलाउ कर देंगे, कौन से वाले केसेस है, कन्वर्जन वाले हैं, कौन से वाले, एक्सचेंज कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, कौन से हैं, इसॉप वाले, एक्सरसाइज ऑफ द वारंट वाले केस है, प्रायर टू अनाउंसमेंट ऑफ द रिकॉर्डेड। ये बात आपकी पहले हो चुकी थी, बस आज वो दिन है क्या करने का, कन्वर्ट करने का। इसॉप को बोला था 4 साल तक के उसमें हो आप, इसॉप क्या है, एम्प्लॉय को 4 साल तक काम कराया फिर दिया, तो भाई इसॉप दिया है तो आप इन 12 महीने में अगर इसॉप वाली सिचुएशन आती है तो ये काम करना अलाउड है ना। वो बेचारे 4 साल से वेट कर रहे थे, अब तुमने और 12 महीने उनको लटका दिया, नहीं नहीं, इसॉप की जो बातें हैं वो एक्सेप्शन केस में आ जाएगी, कन्वर्जन वाले केसेस, इसॉप वाले केसेस, लेकिन ध्यान रखना वो सब कब होने चाहिए, रिकॉर्ड डेट के अनाउंसमेंट से पहले होने चाहिए। 4 साल पुराने हैं तो भैया अनाउंसमेंट से तो पहले ही होंगे। बातें समझ में आ रही है। वापस क्वेश्चन क्या है, अनाउंस कर दिया रिकॉर्ड डेट, तो क्या पीछे हट सकते हो, नहीं, हट गए, हम तो करेंगे, हम तो जिद्दी लोग हैं, तो 12 महीने तक कोई भी लिस्ट नहीं होगी आपकी अब सिक्योरिटीज। कन्वर्जन वाले हो सकते हैं, इसॉप वाले हो सकते हैं, लेकिन सारे सारे बिफोर अनाउंसमेंट, क्लैरिटी है, राइट इशू भी खत्म।
बच्चों अब सिचुएशंस आपकी बस ऐसी ऐसी ही है। आपने आईपीओ देख लिया, आपने एफपीओ देख लिया, आपने राइट इशू देख लिया है, ऐसे ही क्या है, प्रेफरेंशियल इशू है, हेडिंग बता रही हूँ। और क्या है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। याद करो मैंने बताया था एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये आपको वही डिटेलिंग दे रहे। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट। क्या रेगुलेशन नंबर 3 याद आ रहा है? बताओ रेगुलेशन नंबर 3 क्या था? रेगुलेशन नंबर 3, चलो ठीक है ये याद नहीं आ रहा। सेबी हम क्या पढ़े, आईसीडीआर। सेबी आईसीडीआर किस किस में एप्लीकेबल है, ऐसे याद आ रहा है? पूरा लिस्ट था, आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू, प्रेफरेंशियल इशू, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट। हाँ, बोनस नहीं, वहां ऊपर वाले में चला गया तू। हाँ, वेरी गुड, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस लेके आ रही है। तुम अगर नोटिस करो हम वही तो पढ़ रहे हैं कि भैया आईपीओ लाएंगे तो ये रेगुलेशन है, एफपीओ तो ये रेगुलेशन, राइट इशू लाओगे तो ये रेगुलेशन है, ऐसे ही इंडियन इनिशियल पब्लिक ऑफर कौन लेके आ रहा है, इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट, ये राइट इशू लेके आ रहे हैं। तो अब तुम जो देखोगे चीजें काफी कुछ रिपीटेटिव ही होगी। अभी राइट इशू इतनी जल्दी जल्दी कैसे पढ़ लिया तुम लोगों ने, क्योंकि रेगुलेशंस रिपीट्स है, बस कुछ कम है कुछ ज्यादा है लेकिन रेगुलेशन सेम है। तुम्हें बस मीनिंग समझ में आना चाहिए, और रेगुलेशन अब सारी की सारी चीजें कॉपी पेस्ट होती जाएंगी, कुछ थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा इसके साथ, लेकिन कुछ एकदम ही बहुत नया कंसेप्ट अब आपको नहीं मिलने वाला, सारी चीजें रिपीटेटिव फॉर्म में। क्लैरिटी है बच्चों, पक्का? चलो इसके बाद और टॉपिक क्या लिखा है, इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट क्या लेके आ रही है, राइट इशू। अभी कौन लेके आ रहा था, अभी भी तो राइट इशू मैंने पढ़ाया। वो राइट इशू क्या था और ये राइट इशू क्या डिफरेंस बताओ? वो इंडियन कंपनी लेकर आ रही थी वो राइट इशू। इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट मतलब क्या, फॉरेन की कंपनी इंडिया में पहले आईपीओ लेकर आती है, फिर इनके एग्जिस्टिंग शोल्डर बन जाते हैं यहाँ पर, और इनके लिए फिर वो नेक्स्ट ईयर क्या लेके आती है, राइट इशू लेके। वो लेके आएगी तो उन्हें क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। क्या कंसेप्ट समझ में आ रहा है? हेडिंग बताती जा रही है। अब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्या लेकर आ रहा है, आईपीओ लेकर आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद ये सब देखो, ये सब जनरल कंडीशन तुमको सब सेम सेम लगेंगी, बस इनके नंबर्स बदलते जा रहे हैं। नंबर्स में ध्यान नहीं देना, आपने जो 5 6 7 8 8 ए ये तुमने जो याद कर लिया है ना, ये सफिशिएंट है, बाकी आपकी श्रद्धा जो रेगुलेशन याद करने, ठीक है, लेकिन बातें ऑलमोस्ट सेम। अब ये क्या लिखा है, इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म। बताओ क्या होता है इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म? जितनी भी स्टार्टअप कंपनीज होती हैं इनका एक अलग से प्लेटफॉर्म, ठीक। तो ये, और फिर आखिर में क्या बता दिया उन्होंने, बोनस इशू लेके आओगे तो फिर इसके क्या, ठीक। तो बस मैं मेन कंसेप्ट हाँ सोशल स्टॉक एक्सचेंज भी है, ठीक है। मेन कंसेप्ट समझ में आ गई ना, बस तुम्हें लिमिट 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 पढ़नी है। बात समझ में आ गई? पक्का? थोड़ा सा ब्रेक दे दूं? हेडिंग बताओ। क्यों भाई, इतने दिन मिलेंगे ना, चलो आओ। प्रेफरेंशियल इशू, अच्छा प्रेफरेंस लिखा है कि प्रेफरेंशियल? बिल्कुल मत समझना, ये वो वाला प्रेफरेंस है। वो वाला प्रेफरेंस क्या था जरा बताओ, प्रेफरेंस शेयर्स। वेरी गुड। दो आपको प्रेफरेंस मिलती थी, एक वाइंडिंग अप के टाइम पर आपको भैया पहले पे किया जाता था अगर पैसे है तो, ठीक है। दूसरा डिविडेंड में आपको प्रेफरेंस मिलती थी, तो इसीलिए उसका नाम होता था प्रेफरेंस इश्यू, प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन वो प्रेफरेंस होता था, हम कैसे समझेंगे, शेयर से समझेंगे, प्रेफरेंशियल। इसे प्रेफरेंशियल इशू भी लिखा जा सकता है और कहीं लिखते वक्त प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी बोल सकते हो, तो शेयर से समझ में आ जाएगा, TIAL लगा होगा। चलिए ये प्रेफरेंशियल इशू क्या है, कुछ सेलेक्टेड लोगों को देना। मैंने फॉर एग्जाम्पल 50 लोगों को सिलेक्ट कर दिया कि तुमको ये शेयर देना, मैं आपको प्रेफरेंस दे रही हूँ बाकियों से, ये वाली प्रेफरेंस की बात हो रही है। मैंने लिस्ट तैयार करी, मैं मुकेश अंबानी के पास जाके बोलती मुकेश अंबानी आओ मेरी कंपनी में पैसा लगा दो, मैं तुमको बोलती हूँ, तो ऐसे मैंने सबको ऑफर दिया, ऐसे कुछ मैंने 40-50 लोगों को ऑफर दिया, ठीक है। अब ये प्रेफरेंस किसी को भी दी जा सकती है, नॉर्मल शेयर होल्डर्स को भी दी जा सकती है, किसी शार्क टैंक वाले लोगों को भी दी जा सकती है, और प्रमोटर्स को भी दी जा सकती है, ठीक है। प्रमोटर को प्रेफरेंस मिल गई, क्यों इसे प्रेफरेंस बोला जा रहा है, ये बाकियों को ना देकर आपको हम ये ऑप्शन दे रहे हैं, इसीलिए ये इसे प्रेफरेंस बोलता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? वो वाली प्रेफरेंस नहीं है। डन। चलिए, तो प्रेफरेंशियल इशू की डेफिनेशन, प्रेफरेंशियल इशू मतलब कि इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाय अ लिस्टेड इशूअर। लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड इशूअर किसे ये शेयर्स दे रहा है, सिलेक्टेड ग्रुप को। मैंने बोला ना 50 लोगों को मैंने लिस्ट बनाया,
सेलेक्टेड पर्सन या सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन अ, क्या लिखा है, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेटली प्लेस करी, जनता के पास नहीं गई हूं। वापस समझना, क्या मैं जनता के पास गई हूं? नहीं, मैं जनता के पास नहीं गई हूं, रादर मैंने खुद से लोगों को सिलेक्ट किया, प्राइवेटली गई हूं मैं अंबानी के पास कि सर ये देखो आप हमारी कंपनी में पैसा लगाने का सोचिए। ठीक है, अब वो एक बार देखेंगे समझेंगे हमारी कंपनी में पैसा लगाएंगे नहीं लगाएंगे वो आपकी मर्जी, मैंने आप लोग को चुना है, अब आपकी मर्जी आप लगाएंगे या फिर नहीं। तो इन्हें हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल इश्यू। तो सिलेक्टेड लोगों को दिया जाता है, प्राइवेटली दिया जाता है। क्यों बोला प्राइवेटली? क्योंकि आपके पास आकर मैं दे रही हूँ ऐसे जनता को, मैंने से ओपन फॉर ऑल नहीं किया, कुछ सिलेक्टेड लोगों को दिया। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद चैप्टर 5 में पूरे रूल्स रेगुलेशन दे रखे हैं। अगर प्रेफरेंशियल इशू लेकर आते हो तो क्या कैसा रेगुलेशंस रहेंगे तो गिवन है वहां पर। ठीक है, दीज रेगुलेशन एंड डज नॉट, ये जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं उसमें दो पार्ट है, एक है पॉजिटिव साइड एक है नेगेटिव साइड। पॉजिटिव साइड आपने पढ़ लिया, प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है, सेलेक्टेड लोगों को दिया जाता है, प्राइवेटली प्लेस किया जाता है। प्रेफरेंशियल इशू ऑफ नेगेटिव डेफिनेशन, ये सब नहीं होते। अगर मैंने ओमकार भैया को रक्षिता को दिया है, वो हमारे एम्प्लॉय है, वो टैलेंटेड एम्प्लॉय है, मैं उन्हें रिटेन करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने उनको दिया है कि भैया इस दूंगी 4 साल तक काम करो, स्वेट इक्विटी दे रही हूँ। स्वेट इक्विटी क्या, तुमने इतने साल तक मेहनत करी उसका मैं दे रही हूँ। तो ये सब लोग प्रेफरेंशियल इशू नहीं कहलाते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव लिस्ट, कौन कौन नहीं। इट डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, पहला पॉइंट। अगर आपने सेलेक्टेड एम्प्लॉय को दिया है ये प्रेफरेंशियल इशू नहीं है। अगर आपने एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम में दिया है ये भी नहीं है। अगर आपने इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स खून पसीने वाला जो दिया है वो दिया, ये भी नहीं है। डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स भी नहीं। ठीक है, इशूड कंट्री आउटसाइड इंडिया ऑफ द या फिर फॉरेन सिक्योरिटी, फिफ्थ पॉइंट। टोटल कितने पॉइंट्स है? 5। ये प्रेफरेंशियल इशू नहीं है। ये कह रहे सेलेक्टेड लोग को दिया, आपने एम्प्लॉय को भी तो खुद ही सिलेक्ट किया था। उन्होंने कहा हाँ एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया था लेकिन उनका रीजन हमारा कुछ और है ना, तो ये नहीं है, इसलिए उन्होंने अलग से नेगेटिव डेफिनेशन में बता दी ताकि लोगों को कहीं धोखा ना हो जाए कि यहाँ पे भी तो हम लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यस, ये सब नहीं कवर होंगे। तो आपको डेफिनेशन पूरी कंप्लीट बतानी पड़ेगी। प्रेफरेंशियल इशू मतलब सिलेक्टेड लोगों को दिया जाता है, प्राइवेटली दिया जाता है, और ये सब नहीं होते हैं प्रेफरेंशियल इशू। पहला इसॉप, परचेज स्कीम और स्वेट इक्विटी, डिपॉजिटरीज जो फॉरेन कंपनी है ना, और सारी की सारी फॉरेन सिक्योरिटी। ठीक है, फॉरेन सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लेकर दे रही है या फिर उसके अलावा जो भी सिक्योरिटी दे रही है वो सब कवर नहीं होंगे। क्या नेगेटिव डेफिनेशन में याद रहेगी? हाँ, उसमें भी माइनर डिफरेंसेस होते हैं। यस, होते हैं। वो प्राइवेट जो हमारा प्लेसमेंट होता है वो अलग होता है। ये अभी मीनिंग समझाने के लिए बोले प्राइवेटली दिया जाता है, लेकिन हाँ उसमें भी एक माइनर डिफरेंस, दोनों की प्रोसेस डिफरेंट रहती है, माइनर डिफरेंसेस है। ठीक है, पक्का क्लियर है? चलो, अब हम आ रहे हैं, आपकी कंपनी में डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि यार पब्लिक इशू नहीं लाना, बहुत खर्चा है, और अगर 90% सब्सक्राइब नहीं हो तो पूरा रिटर्न भी करना पड़ता है, बड़ा दिमाग खराब होता है। ये लीड मर्चेंट बैंकर को भी रखना पड़ता है, इससे कनेक्शंस भी, ये भी तो पैसे लेगा, फ्री में सर्विस दे रहा है क्या? नहीं। तो आईपीओ लाने में ना खर्चा बहुत होता है, और अगर आईपीओ मिला भी नहीं तो दिक्कत भी हो जाती है। ठीक है, तो डायरेक्टर ने डिस्कस किया सीएस से, बोला कि चलो यार एक काम करते हैं अपन प्रेफरेंशियल इशू लेके आते हैं, लेकिन प्रेफरेंशियल इशू के भी तो रूल्स रेगुलेशंस है, आपको वो भी फॉलो करवाना है। तो चलो आपकी कंपनी प्रेफरेंशियल इशू लेकर आई है तो इशूअर इनएलिजिबल टू मेक दी, कंपनी इशू लेकर नहीं आ पाएगी, मतलब ये आ गई आपकी नेगेटिव लिस्ट। चलो, पहला, issuer is not eligible to make the preferential issue, promoter director क्या है? fugitive economic offender। ठीक है, कौन कौन? प्रमोटर डायरेक्टर। अगर आप ऐसी कंपनी जिसका प्रमोटर डायरेक्टर भैया भगौड़ा है, तो आपकी कंपनी, ये लोग सेलेक्ट कर रहे हैं लोगों को, तो सोचो किन लोगों को सेलेक्ट किया जा रहा होगा। ठीक है, तो एलिजिबल नहीं होंगे अगर इनके प्रमोटर डायरेक्टर फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है। ठीक है, चलो, एनी आउटस्टैंडिंग ड्यू, पैसा बचा है, किसका पैसा बचा है? सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी। यार इनके साथ तुमने अग्रीमेंट किया और इनकी फीस इनको नहीं दी। ठीक है, किनकी फीस आपने नहीं दी? सेबी की। सेबी का कुछ भी काम होता है तो फीस देना पड़ता है आपको। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज भी बोला भैया मैंने आपको लिस्ट कर रखा है, सालाना फीस देनी पड़ती है, आप इनको फीस नहीं दे रहे हो, आप डिपॉजिटरी को फीस नहीं दे रहे हो, मतलब आपकी कंपनी अच्छी कंपनी है ही नहीं। आप सेलेक्टेड लोगों के पास जा रहे हो तो हम नहीं जाने देंगे अगर आपके ड्यूज बचे हैं तो, आउटस्टैंडिंग है। लेकिन जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज है ये बात एप्लीकेबल नहीं होगी अगर आपका भी झगड़ा चल रहा है, केस चल रहा है।
अभी हमारा स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ झगड़ा चल रहा है कि भाई हम तो पे कर चुके हैं, आप हमसे जानबूझकर ज्यादा पैसा मांग रहे हो, जबरदस्ती फाइन लगा के पैसा मांग रहे हो। तो अभी हमारा केस डिस्प्यूट चल रहा है कहीं ना कहीं रिलेवेंट कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में, अथॉरिटी में। तो अभी केस पेंडिंग है, प्रोसीडिंग पेंडिंग है, तो फिर आप प्रेफरेंशियल इशू ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपसे बोला गया है कि दो, और हम कह रहे हैं हाँ देते देते, हाँ देते देते, और अभी तक दिया नहीं है, तो फिर आपकी कंपनी नहीं लेके आ सकती। आप कह रहे हो कि नहीं हम दे चुके हैं और ये जबरदस्ती में ज्यादा पैसे मांग रहे हैं और इसका डिस्प्यूट अगर कहीं केस चल रहा है तो हम आपको अलाउ कर देंगे। क्लैरिटी है? पहला और दूसरा पॉइंट क्लियर है? पहला पॉइंट क्या बोलता है, प्रेफरेंशियल इशू के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे अगर आपका प्रमोटर डायरेक्टर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है। दूसरा, आपने अभी तक पैसे नहीं पे किए सेबी को, स्टॉक एक्सचेंज को, डिपॉजिटरी को, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं पैसे का मैटर अभी डिस्प्यूटेड है, तो फिर अलाउड है। डन। सी वाला पॉइंट थोड़ी देर से बढ़ाऊंगी, लेंदी है। डी वाला पॉइंट पहले, एनी पर्सन बिलोंगिंग टू, किससे, प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप, एंड हैज प्रीवियसली सब्सक्राइब टू अ वारंट। क्या आपको वारंट वाला याद आ रहा है? वारंट वाला कंसेप्ट है ना, सबने पढ़ लिया होगा, विधि ने भी पढ़ लिया होगा। क्यों विधि, है ना बेटा, पढ़ लिया ना वारंट वाला केस? अच्छा, छुट्टी हो वो 3 तारीख से पढ़ोगे तुम, ठीक है, चलो होली की छुट्टी में पढ़ोगी, है ना। आ जाओ वापस। वारंट अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने ये आपको ओरिजिनल शेयर दी इक्विटी, और इसके साथ क्या किया, वारंट अटैच करके दे दिया। मैक्सिमम वैलिडिटी कितने की थी, 18 महीने की, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। चलो हमने मैक्सिमम ही लिया। अब जब मैक्सिमम पीरियड हो जाता है तो 3 महीने का समय दिया था आपको, है ना, फोरफिट एडवांस में। मैंने एग्जाम्पल बताया था कि 100 रुपए का मेरा वारंट है, जिस दिन आपको वारंट दिया उस दिन आपसे 50 ले लिया था और बोला था 150 दे देना जब आप एक्सरसाइज करने आओगे। ये ना हमने इस कंपनी के ना ये प्रमोटर्स को भी दिया था, ठीक है। एनी पर्सन बिलोंगिंग टू प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप प्रीवियसली सब्सक्राइब टू अ वारंट। प्रमोटर ने 50 रुपए दे दिया था, वारंट के 50 रुपए दे दिया था, बट फेल टू एक्साइज। लेकिन जब 150 मांगा तो प्रमोटर पीछे हट गया। ये कैसा प्रमोटर है कि उसने एक्साइज ही नहीं किया। तो अगर प्रमोटर ने वारंट लिया था, 50 रुपए दे दिया था, लेकिन एक्साइज करते वक्त 150 रुपए नहीं दिया, प्रमोटर प्रमोटर ग्रुप इन एलिजिबल इश्यू ऑफ द प्रेफरेंशियल इश्यू। समझना, प्रेफरेंशियल बेसिस, मैं प्रेफरेंशियल बेसिस में कुछ लोगों को अप्रोच कर रहा हूँ, वो कुछ नॉर्मल शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आउटसाइडर, इवन प्रमोटर भी हो सकता है। इन्होंने कहा अच्छा प्रमोटर भी हो सकता है, लेकिन प्रमोटर की हमारी कंडीशन है, इसने हमारी कंपनी के वारंट ही नहीं लिए और अब कह रहा है कि कंपनी की इक्विटी लेने आ रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स दे रहा है। तो भैया वारंट क्यों नहीं, क्यों वारंट से तो इक्विटी मिल रही थी ना आपको, जब आपको वारंट से इक्विटी ही मिल रही थी तब आपने क्यों नहीं लिया। तो अगर प्रमोटर फेल हो गया एक्साइज करने में वारंट, तो प्रेफरेंशियल बेसिस में उन्होंने कहा फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल। 1 साल कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर ऑफ द वारंट, जब वो खत्म हुआ वहां से 1 साल, या फिर हो सकता है कंपनी ने ही अपना वारंट कैंसिल कर दिया जिस कारण से नहीं हो पाया, ठीक है। जब भी कैंसिल हुआ, जो भी एज अ केस में भी जो भी सिचुएशन एप्लीकेबल होगी, 1 साल तक आप इनएलिजिबल हो। ये बात 2 साल 4 साल 5 साल पुरानी है तो फिर कोई बात नहीं। तो वारंट अगर प्रमोटर ने रिजेक्ट कर दिया था तो 1 साल तक आपको प्रेफरेंशियल इशू नहीं मिलेगा। कंसेप्ट क्लियर है? हम पढ़ रहे हैं मेरी कंपनी को प्रेफरेंशियल इशू लेकर आना है, लेकर आ सकती है। उसकी है 4 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या, फिजिकल इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होने चाहिए प्रमोटर डायरेक्टर। दूसरा, आउटस्टैंडिंग ड्यूज नहीं होने चाहिए सेबी का, स्टॉक एक्सचेंज का, डिपॉजिटरी का। और अगर आप कह रहे हो है लेकिन डिस्प्यूटेड है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। लास्ट वाला पॉइंट बोलता है प्रमोटर, जो प्रमोटर ग्रुप है ये फेल हो गया टू एक्साइज द वारंट, तो 1 साल तक नहीं। 1 साल कहां से, जब भी एक्साइज करना था वारंट एक्सपायर हुआ वहां से, या फिर जब भी कैंसिल किया, जो भी सिचुएशन एप्लीकेबल। चलो अब आ जाओ सी वाला पॉइंट। बुक की लैंग्वेज खुद ही दिख रहा है, इतना मोटा सा पैराग्राफ बना दिया है। पहले अच्छे प्रेजेंटेशन में पहले तुम्हें पढ़ा दूं, फिर तुम्हारी बुक की लैंग्वेज बताऊंगी, और प्लीज स्टिकी नोट्स में यही लगाने का। आ जाओ, प्रेफरेंशियल इशू 90 डेज रूल समझेंगे। इफ एनी पर्सन हैज सोल्ड और ट्रांसफर्ड शेयर, थोड़ा कंसेप्ट को समझो। मेरी कंपनी प्रेफरेंशियल इशू लेके आ रहा है, मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया, ठीक। चलो, ट्रांसफर्ड शेयर तुम लोग को मैं प्रेफरेंस देने जा रही हूँ, ठीक, ऑफ द कंपनी लास्ट 90 डेज। आज प्रेफरेंशियल इशू लेके आ रही हूँ लास्ट 90 डेज, मतलब अप्रॉक्स 3 महीने। आप 3 महीने नहीं लिखोगे, तुम 90 डेज ही लिखोगे, ठीक है। वापस, इफ द पर्सन हैज सोल्ड, जिनको ऑफर देने वाली हो उन्होंने अभी अभी कितने दिन पहले, 90 डेज पहले हमारी कंपनी के शेयर्स बेचे,
भाई हम तुम्हें शेयर्स दे रहे, तुम्हारी ओनरशिप बढ़ा रहे, तुम हमें पैसे दोगे। अभी 90 डेज का पिछला रिकॉर्ड अगर मैं देखूं, ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल अभी फरवरी, ठीक है, मार्च, ठीक है, फरवरी, जनवरी और दिसंबर में तुमने अभी हमारी कंपनी के शेयर्स बेचे, तो इसका मतलब हो सकता है तुम लोग प्राइस में मार्केट में कुछ मैनिपुलेट कर रहे हो। वर्किंग दिखा रहे हो ना, आप दिखा रहे हो, देखो कितने फ्रिक्वेंट ट्रेड है, प्राइस कितनी ज्यादा है। या फिर अभी अभी बेचा, हम तुमको क्यों शेयर्स दे, तुम लोग सही लोग हो ही नहीं। तो प्लीज 90 डेज पहले किसी ने भी अगर हमारी कंपनी के शेयर्स बेचे हैं, ऐसे लोगों को सेलेक्ट मत करना। क्या ये बात समझ में आ रही है? आपकी कंपनी एलिजिबल है तब जब आप सही लोगों को चुनो। तो आप ऐसे लोगों को मत चुनना, ऐसे लोगों को सेलेक्ट मत करना जिन्होंने अभी 90 डेज पहले आपके शेयर्स बेचे। रीड करो, इफ एनी पर्सन हैज सोल्ड ट्रांसफर शेयर्स ऑफ द कंपनी इन लास्ट 90 डेज बिफोर द रिलेवेंट डेट, जो भी रिलेवेंट डेट जो हम इशू लेके आ रहे हैं वहां से पिछले 90 डेज में अगर आपने बेचा है, दैट पर्सन कैन नॉट रिसीव शेयर इन दी प्रेफरेंशियल इशू। इनको प्रेफरेंस मत देना, एज अ सीएस तुम्हें याद रखना है। डायरेक्टर बोलेगा यार इसको भी दो, इसको भी दो, इसको भी दो, फिर तुम पिछला रिकॉर्ड देखोगे, तुमको रिकॉर्ड चेक करना है कि भाई इसने तो बेचा है, इसने बेचा है, ये लिस्ट से बाहर। इफ एनी प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप मेंबर, लिस्ट में कौन था? कंपनी का प्रमोटर ग्रुप, ठीक है। हमने देखा इस प्रमोटर ने भी बेचा इन 90 डेज में। अगर प्रमोटर ने बेचा तो भैया वो प्रमोटर ग्रुप में क्या हो गया? इनएलिजिबल। तो कुल मिलाकर सीन बस ऐसा है कि अगर नॉर्मल शेयर होल्डर भी 90 डेज में बेच रहा है या प्रमोटर बेच रहा है, दोनों केस में बोल दिया आप लोग इनएलिजिबल हो, आपको प्रेफरेंशियल इशू नहीं मिलेगा। जनरल रूल। क्या बोला? जनरल रूल। इसका मतलब अब एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन, ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। इंटर से ट्रांसफर का मतलब समझते हो? इंटर से ट्रांसफर का मतलब समझते हो? आपस में, ठीक है, आपस में। इंटर से ट्रांसफर अमंग, आपस में कौन कर रहा है? प्रमोटर्स। मैंने कहीं बाहर नहीं बेचा, मैंने रॉकी सर को दिया, मैंने अभिषेक सर को दिया। एक्सेप्शन। ऊपर हमने क्या पढ़ा? प्रमोटर भी नहीं बेचेगा और नॉर्मल शोल्डर भी नहीं। जिसको भी आपने सिलेक्ट किया उसका रिकॉर्ड देखो, 90 डेज में कोई नहीं बेचेगा, हम नहीं देंगे। लेकिन अगर आप आपस में बेच रहे हो, प्रमोटर, एक प्रमोटर ने दूसरे प्रमोटर को ही बेचा, ठीक है, तो साफ बोल दिया अलाउड। अभी टेक ओवर एक चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें कंसेप्ट इसका बहुत डिटेल जाएगा कि कैसे बेचा जाता है, ठीक है। उससे भी इन्होंने कहा कि अगर इंटर से ट्रांसफर किया है प्रमोटर ने, वो भी टेक ओवर रेगुलेशन वाला, तो आपको अलाउड है, आप प्रेफरेंशियल इशू के लिए एलिजिबल हो। अगर मैंने किसी और को बाहर बेचा 90 डेज में तो मैं इनएलिजिबल, मैंने रॉकेश अभिषेक सर को बेचा तो मैं एलिजिबल। क्या पहला एक्सेप्शन समझ में आया? दूसरा, ट्रांसफर ड्यू, क्या लिखा है? प्लेज, इनवोक, ठीक है, रिवोक नहीं लिखा है, इनवोक लिखा है। रिवोक मतलब होता है कैंसिल, है ना। इनवोक मतलब होता है क्रिएट करना। साउंड एक जैसा लगता है तो इसलिए कैंसिलेशन लगता है, ठीक है। प्लेज क्रिएट किया है, क्या मैं ये बोल सकती हूँ? मैं हूं प्रमोटर, बहुत पैसे की जरूरत है, शेयर्स को बैंक के पास गिरवी रख दिया, बेचा थोड़ी ना है, बेचा नहीं मैंने, ठीक है। तो ट्रांसफर, मैंने शेयर्स दिए हैं, गिरवी रखे, प्लेज इन्वोक किया है। किसके पास गिरवी रखा है? बैंक के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, एनबीएफसी के पास, म्यूचुअल फंड के पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास, किसी के भी पास रखा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप प्रेफरेंशियल इशू के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि आपने बेचा नहीं है, आपने तो गिरवी रखा है। हम एलिजिबल हो जाएंगे अगर प्रमोटर आपस में बेच रहा है, मैं एलिजिबल हो जाऊंगी अगर मैंने बस गिरवी रखा है, एक्चुअल में बेचा नहीं। या फिर सेबी चाहे तो सर्टेन केसेस में रिलैक्सेशन दे दे, सेबी अब वो किसी भी सिचुएशन में दे सकता है। कुल मिलाकर हम पढ़ रहे हैं 90 डेज का रूल समझ में आए। प्रेफरेंशियल इशू ऐसे किसी को नहीं दिया जाएगा जो पिछले 90 डेज में कंपनी के शेयर्स बेच रहा हो, चाहे वो अब नॉर्मल शेयर होल्डर हो या चाहे वो प्रमोटर हो। फिर हमने फोर्थ पॉइंट में अलग से पढ़ा कि प्रमोटर ने अगर वारंट को रिजेक्ट कर दिया था, एक्सरसाइज नहीं किया, तो 1 साल के लिए फिर एलिजिबल होगा। अब तुम्हारी बुक की लैंग्वेज पढ़ेंगे, आ जाओ। प्रेफरेंशियल इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज नॉट टू बी एनी पर्सन। प्रेफरेंशियल इशू किसी भी पर्सन को ऐसे मत देना जिसने सोल्ड या ट्रांसफर किया है इक्विटी शेयर्स इसी कंपनी के इश्यूअर के जिनके प्रेफरेंशियल इशू आ रहा है, कब? ड्यूरिंग दी 90 डेज। ये 90 डेज प्रीसीडिंग दी जो भी रिलेवेंट डेट बोल रहा है। हाउएवर सेबी चाहे तो रिलैक्सेशन दे सकती है। मैंने जो 3 एक्सेप्शन पढ़ाए तो तीसरा वाला एक्सेप्शन पहला, ठीक है। सेबी चाहे तो रिलैक्सेशन दे सकती है, ठीक है। चलिए नीचे एक्सप्लेनेशन, एनी पर्सन बिलोंगिंग टू प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप, अगर किसी प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप बिलोंगिंग ने बेचा ड्यूरिंग द 90 डेज प्रीसीडिंग तो वो भी इनएलिजिबल हो जाएगा, उसे भी प्रेफरेंशियल इशू नहीं मिलेगा। पढ़ लिया हमने ये भी, ठीक है। हाउएवर नॉट अप्लाई एनी सेल ऑफ द इक्विटी शेयर बाय एनी पर्सन बिलोंगिंग टू प्रमोटर ग्रुप क्वालिफाई इंटर से ट्रांसफर,
ये वाला समझ में आ गया। इंटर से ट्रांसफर मतलब क्या, प्रमोटर्स आपस में बेच रहे हैं टेक ओवर रेगुलेशन के हिसाब से, या फिर प्लेज, प्लेज मतलब क्या, गिरवी रखा है, ये गिरवी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड, उनकी खुद की अथॉरिटी। क्लैरिटी है, लेकिन जो मैंने अच्छा प्रेजेंटेशन बोला ना बच्चा, वही लिखना। तुम देख लो कि भैया क्या है ये, एक एक्सेप्शन ऊपर छुपा के बताते हैं, फिर दूसरा ये बताते हैं, तीसरा ये बताते हैं, ऐसे तो एक्सेप्शन बताए। लेकिन हाँ, लॉ की लैंग्वेज ऐसी होती है। तो क्या लॉ की लैंग्वेज है, अगर सब पढ़ लेंगे तो तुम लोग की जरूरत होगी क्या? ठीक है, लेकिन बस बताओ, मैंने पढ़ाया तो क्या पढ़ के समझ में तो आ गया ना। ये होना चाहिए कि भैया हम लॉ की लैंग्वेज भैया पढ़ सकते हैं, इतना होना चाहिए। तो ये था हमारा कंसेप्ट। तो प्रेफरेंशियल इशू का मतलब बताओ, सेलेक्टेड लोगों को देना है ना, प्राइवेटली देना। ठीक, फिर हमने पढ़ा नेगेटिव लिस्ट, 5 लोग नहीं उसमें आते, ये लोग, इसमें हम सेलेक्टेड लोगों को देते हैं, लेकिन स्टिल ये प्रेफरेंशियल इशू नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन में नेगेटिव बोल दे, हमने ये सब नहीं है। फिर हमने कंडीशन पढ़ा कि भैया पहली कंडीशन, फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग ड्यूज नहीं होना चाहिए, पिछले 90 डेज में बेचा नहीं होना चाहिए, और प्रमोटर तुमने वारंट को एक्साइज नहीं किया है तो गुड, नहीं एक्साइज किया है तो आप 1 साल तक इनएलिजिबल। अब चिल्लर चिल्लर फटाफट वाली हेडिंग्स। ठीक है, पहला कंडीशन और भी अदर जनरल, पहले क्या लिखा, फुल्ली पेड होना चाहिए। ठीक है, चलो फिर क्या लिखा है, पूछ लेना भैया अपने एग्जिस्टिंग शोल्डर से, पूछ लो भैया सेलेक्टेड लोगों को देने जा रहे हैं, उन लोग की हाँ है कि नहीं। सारे के सारे शेयर्स क्या होना चाहिए, डीमैट फॉर्म में होना चाहिए। सेबी एलओडीआर का क्या करो, कंप्लायंस कर लो। भैया पेन ले लेना, सेलेक्टेड लोगों के पास जा रहे हो। जो भी आपके प्रपोज अलॉटीज है, हमें इनकी थोड़ी ज्यादा डिटेलिंग चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने इन्हें सेलेक्ट किया। ठीक है, इनका पैन नंबर दो हमें, एक्सेप्ट दोज अलॉटीज जिनको पेन लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो भाई उनकी फिर बात नहीं कर रहे। ठीक है, चलो एप्लीकेशन फॉर द इन प्रिंसिपल अप्रूवल, क्या सभी से लिस्टिंग की एप्लीकेशन ले लो। ठीक है, कि भैया लिस्ट करने आएंगे, यहां पर हम सभा को करते हैं समाप्त। खुश, बोला था ना छोड़ दूंगी।